हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं अभिषेक और आप सभी देख रहे हैं एमैटियर ट्यूटोरियल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टेंसर्स के इस वीडियो स्टडी मटेरियल में। तो आज मैं मैट्रिक टेंसर यानी फंडामेंटल टेंसर के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। इसके पहले के जितने भी वीडियोस थे उन सभी में मैंने जो भी टेंसर्स के ऊपर जो भी मैंने डिस्कशन करा है वो सभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके मैंने करा है, यानी कि वो सारे कार्टेशियन टेंसर्स हो गए। वहाँ पे हमारा जो स्पेस था वो था फ्लैट और वहाँ पे जो ज्योमेट्री फॉलो हो रही थी वो थी यूक्लिडियन। ठीक है, लेकिन जब आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री से राइमेनियन ज्योमेट्री में स्विच करोगे, जब आप फ्लैट सरफेस से कर्व्ड सरफेस पे स्विच करोगे, जब आप फ्लैट स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट से कर्व्ड स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट में स्विच करोगे तो आपको राइमेनियन ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। आप कार्टेशियन टेंसर वहाँ पे नहीं लागू कर सकते। लागू कर सकते हो, ठीक है। कैसे लागू कर सकते हो? जैसे मान लो कि ये एक कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व में अगर हम लोग इनफाइनाइटली स्मॉल एक रीजन ले लें तो ये कैसे काम करेगा? स्ट्रेट लाइन की तरह, है ना। इसमें एक पूरा कर्व है, उसमें एक छोटा सा बहुत छोटा अगर हम लोग थोड़ा सा लाइन ले लें तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह हमें दिखेगा। तो इस स्मॉल रीजन में, वेरी वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल रीजन में आप कार्टेशियन टेंसर्स का यूज़ कर सकते हो। ये हमारा फाइनाइट रीजन है, इसके लिए आप कार्टेशियन टेंसर्स का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक टेंसर या फंडामेंटल टेंसर के भी नाम से आप इसको जानेंगे, इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में ये आइडिया आया कि कर्व स्पेस टाइम का कंसेप्ट जब उनके दिमाग में आया कि अर्थ की वजह से स्पेस टाइम जो है वो कर्व हो जा रहा है और जो ग्रेविटी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, वो इसी स्पेस टाइम में जो कर्व है उसका कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। तो ये जब उनके दिमाग में आया तो उन्होंने सोचा कि इसे हम लोग किस तरह के मैथमेटिकल मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने उन्हें बताया कि आपको राइमेनियन ज्योमेट्री का यूज़ करना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए, इसे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। राइमेनियन ज्योमेट्री, ये राइमन के नाम पर है। राइमन जो थे वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो गॉसेस लॉ आपने पढ़ा होगा, उन्हीं के असिस्टेंट थे ये। तो कंसीडर कीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, पॉइंट P है। अब हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा? x1, x2 एंड x3 सपोज, ठीक है। और सपोज कि हमारे पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें तो हमारे पास u, v और w, ये, या फिर u, v, w नहीं, u1, u2 एंड u3 कर लेते हैं। u1, u2 एंड u3, ये जो है ये हमारा कोऑर्डिनेट है। ये हमारा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सेम ही पॉइंट P के लिए, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच रिलेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं कि x1 को अगर हमें u1, u2 और u3 के फंक्शन के तौर पे लिख दे तो इस तरीके से हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। x1 को और u1, u2, u3 का हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं? जब हम लोग x1 को u1, u2, u3 के फंक्शन के तौर पे लिख दे तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से x2 इक्वल्स टू x2, u1, u2 एंड u3। ठीक उसी तरीके से x3 इक्वल्स टू x3, u1, u2, u3, है ना। अब ds स्क्वायर, अब ds क्या है? तो s आप सेपरेशन समझ सकते हैं, दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन जो है वो है s, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे d लगा हुआ है ना। यानी ये बहुत 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 इनफाइनाइटली स्मॉल छोटा सेपरेशन है ds स्क्वायर, है ना। ये इक्वल टू क्या होगा? dx1 का स्क्वायर प्लस dx2 का स्क्वायर प्लस dx3 का स्क्वायर, ये होगा।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सेपरेशन का कि दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन होगा वो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब अगर ये हमारा, इसे हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो इस इन इक्वेशंस का यूज़ कर कर अगर हम लोग dx1 की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी dx1 की वैल्यू? तो आपको dx1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले u1 के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे du आएगा। ठीक है, फिर dx1 को डिफरेंशिएट करना होगा du2 के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे du2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। फिर प्लस यहाँ इसको u3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, और यहाँ पे du3 आएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो dx2 का भी लिख सकते हैं आप। dx2 में क्या करना होगा, x2 का डिफरेंशिएशन u1 के रिस्पेक्ट में, और फिर x2 का डिफरेंशिएशन u2 के रिस्पेक्ट में, और फिर x3 का नहीं, x2 का ही u3 के रिस्पेक्ट में du3। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से dx3 का भी आप लिख सकते हैं, dou x3 अपॉन dou u1 du1 प्लस dou x3 अपॉन dou u2 du2, फिर यहाँ पे प्लस dou x3 अपॉन dou u3 और ये du3। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसे ध्यान से देखने के बाद जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, वहाँ पे dx, ठीक है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था। यानी यहाँ पे अगर हम लोग i लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे i लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे भी ये 1 है, यहाँ पे भी ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, और यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 3 है। यानी यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। फिर जब ये x2 हो गया तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो जब आप dxi लिखे, आपने इसे i जब एज्यूम कर लिया तो ये वाला और ये वाला को भी हम लोग i एज्यूम कर लेंगे। यानी ये इक्वल्स टू dou xi अपॉन, अब देखिए यहाँ पे जब u1 था तो ये भी u1 था, जब ये u2 था यानी ये u2 था, ये जब u3 था यहाँ भी u3 था, इन सब में भी वही हाल है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग x नहीं है, यहाँ u है, dou u म्यू अगर लिखे तो यहाँ पे भी du म्यू लिख सकते हैं, जहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 से 3 तक, i की वैल्यू 1 से 3 तक। ठीक है, अब ये वाला जो इक्वेशन है ये समेशन कन्वेंशन में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको समेशन नहीं दिख रहा है, समेशन मैंने रिमूव करके रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये समेशन कन्वेंशन में लिखा हुआ है ना। इसे या फिर अब आप इसमें फिट करके देखिए, यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे i का वैल्यू 2 हो गया, i का वैल्यू जैसे 2 हो गया तो यहाँ पे i का वैल्यू 2 हो गया, उसके बाद म्यू का वैल्यू 1 से 3 तक चलेगा। यानी इस एक इक्वेशन से मैंने ये भी शो कर दिया, ये भी शो कर दिया और ये भी शो कर दिया। इस तीनों इक्वेशंस को हम लोग जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। और ये समेशन यहाँ पे मैंने रिमूव करके रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये समेशन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये समेशन कन्वेंशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इस वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो ये है हमारा इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ds स्क्वायर इक्वल्स टू dxi का स्क्वायर, यहाँ पे समेशन i का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत है? ये इक्वेशन 2 को मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है। जब i का वैल्यू 1 तो dx1 का स्क्वायर, जब i का वैल्यू 2 तो dx2 का स्क्वायर, जब i का वैल्यू 3 तो dx3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको भी अगर हम लोग समेशन कन्वेंशन, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला भी कि ये समेशन है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि समेशन कन्वेंशन में लिखा हुआ है। ठीक, इसको भी अगर हम लोग समेशन कन्वेंशन में लिख दें तो ये जो समेशन है ये चला गया, तो अब ये समेशन रहा नहीं, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये अभी भी समेशन में है, बस दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि समेशन कन्वेंशन में लिखा हुआ है। अब
डी एक्स आई स्क्वायर हो गया, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई और डी एक्स आई, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब डी एक्स आई का वैल्यू यहाँ से उठा के वहाँ पे पटक दीजिए, तो पटक दीजिए तो क्या होगा, डो एक्स आई अपॉन डो यू म्यू, और ये डी यू म्यू। ठीक है, अब ये जो दूसरा डी एक्स आई है, यहाँ पे हम लोग ये म्यू नहीं लेंगे, यहाँ पे अब हम लोग एक दूसरा सफिक्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डो एक्स, यही वैल्यू आएगा डो एक्स आई, बस ये सफिक्स जो है हम लोग दूसरा ले लेंगे अब। ठीक है, डो यू न्यू ले लेते हैं, और यहाँ पे भी डी यू न्यू ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप इसे रीअरेंज करके लिख दें तो ये क्या लिखाएगा, डो एक्स आई अपॉन डो यू म्यू डो एक्स आई अपॉन डो यू न्यू डी यू म्यू और डी यू न्यू, ये लिखाएगा। अब इन दोनों के जगह हम लोग जी म्यू न्यू पुट करेंगे, और ये डी यू म्यू और ये डी यू न्यू, ये किसके लिए, डी एस स्क्वायर के लिए। तो ये जी म्यू न्यू जो हमने यहाँ पे पुट किया है, इसे हम लोग इसके जगह पे पुट कर रहे हैं। तो ये देखिए दो कोफिशिएंट्स मतलब रैंक 2 का टेंसर है ये। उसके बाद ये जी म्यू न्यू जो होता है, ये जी म्यू न्यू के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि ये सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है, तो ये जो जी म्यू न्यू है, यही है हमारा मैट्रिक टेंसर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करूंगा मैट्रिक टेंसर को। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक टेंसर को। अब इसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और इसके आगे की जो चर्चा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे मेल कर बताइए, या फिर कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है एट द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।